सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। पाकिस्तान को सियासी बहरान ने तो घेर रखा ही है और एक ऐसा सियासी बहरान है जो कौम को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। एक के बाद एक और एक के बाद एक हम जलसे देख रहे हैं, बयानात देख रहे हैं और चीज़ें एक ऐसी सिमत जा रही हैं जिसकी डायरेक्शन समझ नहीं आ रही। लेकिन इस सियासी बहरान के पीछे पाकिस्तान का मुस्तकबिल छुपा हुआ है, वो है पाकिस्तान में मौजूद माशी बहरान। और ये एक ऐसा माशी बहरान है जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत बुरी तरह डैमेज हो रही है। फैसले हो भी रहे हैं और ऐसे फैसले हो रहे हैं जिससे इकॉनमी की डायरेक्शन नहीं हो रही। क्या कभी हम एक मुस्तहकम इकॉनमी की साइड पर कोई प्लान लेकर आगे बढ़ सकेंगे? क्या कभी ऐसा होगा जैसे जब पाकिस्तान को दहशतगर्दी ने घेरा तो तमाम सियासी जमातें और तमाम अहम इदारे एक साथ बैठे और ये तय किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक है? और फिर हमने देखा नेशनल एक्शन प्लान आया और फिर रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दहशतगर्दों का खात्मा किया। वो एक ऐसा टाइम था जब मुल्क में बहुत दहशतगर्दी हो रही थी, तकरीबन धमाके हर शहर में हो रहे थे। 80-90 हज़ार पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना पेश किया, उसमें पाक फौज के जवान ऑफिसर्स भी शामिल थे। आज तकरीबन वैसी लम्हात हैं, बिल्कुल वैसी लम्हात हैं हमारी माशी सूरत हाल के लिए। लोग मिसालें दे रहे हैं, ये हो रहा है, लोग मिसालें दे रहे हैं, इस मुल्क में ऐसे हो रहा है, वर्ल्ड बैंक IMF ये कर देगा, पैसे नहीं आएंगे, डॉलर नहीं आएंगे, ऐसे हो जाएगा। और एक हम अलग किस्म के एक सिनेरियो के अंदर जा रहे हैं। क्या ये जो सवाल मैंने खड़ा किया है इसके लिए हमारी सियासी जमातें तैयार हैं? क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है? क्या अपोजिशन इसके लिए तैयार है? और जो हमारे माशी माहिरीन हैं, स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर को डील करने वाले, पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डील करने वाले, क्या ये तैयार हैं कि हम एक ऐसी माशी पॉलिसी बना लें जो तकरीबन 10-20 साल तक एक ही फिक्स्ड मोड में हो, बेशक हुकूमतें आती जाती रहें? आज का सबसे बड़ा सवाल मेरा ये। मेरे साथ में मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, बेग ग्रुप के मालिक हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ के अंदर उनका बड़ा अहम किरदार रहता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। जुबैर मोतीवाला साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक एक सेकंड स्टॉक में क्या हो रहा है उसके ऊपर नजर रखते हैं। आजकल कह रहे हैं कि फील गुड नहीं है, और फील गुड नहीं है तो वजूहात पूछेंगे उनसे क्यों नहीं। और मुजम्मल असलम साहब भी जो साबिक तर्जुमान है वजारत खजाना के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। पहले सर, लोग कह रहे हैं कि भाई स्टॉक नीचे जाती है तो फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। 23 करोड़ लोग रहते हैं, आपके चंद हज़ार जो हैं वो उसके मेंबर्स हैं, तो इसका ऐसा क्या ताल्लुक है? ऐसी कौन सी टेंशन? स्टॉक नीचे चली गई तो ऐसी क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में जो बेंचमार्क कहलाता है, इसीलिए कहलाता है कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेटर होता है कि दुनिया में डिफरेंट मुल्कों की इकोनॉमिक पोजीशन क्या जा रही है। और उस स्टॉक एक्सचेंज जिसमें आपकी तमाम बड़ी कंपनियां लिस्टेड हों, गवर्नमेंट में जिसका हिस्सा हो, जिसमें आम शहरी भी हिस्सेदार हो थोड़ा बहुत, जिसमें बड़े ग्रुप्स हिस्सेदार हों, वो जब लिस्टेड होते हैं तो उनका जो रिएक्शन होता है, ये सियासी बहरान की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसका जो रिएक्शन होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में इंडिकेटर सबसे पहले आता है। हमारे पास तो इतना अच्छा ये बेंचमार्क है कि एक सेंटेंस में पूरी दुनिया को बताते हैं पॉलिटिशियन, सब इकोनॉमिस्ट, कि स्टॉक मार्केट अच्छी हो रही है तो यानी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, और अगर ख़राब हो रही है तो स्टॉक मार्केट ख़राब हो रही है तो कॉन्फिडेंस लेवल आम शहरी का नहीं रहा पाकिस्तान पर। और वो ना फंड मैनेजर्स का रहा है, ना फॉरेन डोनर्स का रहा है, ना S&P का रहा है, जो बड़े बड़े जो मूडीज़ है उनका नहीं रहा है। उसके बेस पर दुनिया आपको डोनेशन या जो कर्जा देती है स्टॉक एक्सचेंज के बेस पर देती है। तो ये कहना कि भाई स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे ख्याल में गलत बात है। नहीं, इंपॉर्टेंट तो ज़रूर है, जी जी, आपने जिस तरह से उसे एक्सप्लेन किया। लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे सेहत के बुनियादी मामला ठीक नहीं हैं, जहाँ पे एजुकेशन के सही प्रॉपर मामला नहीं है, जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, पॉलिटिशियंस खुलेआम करप्शन कर रहे होते हैं उस मुल्क के अंदर। अब हम स्टॉक को बात करें, लेकिन घूम कर आते हैं। बेग साहब, क्या हम मुस्लिम लीग नून से तवक्को कर सकते हैं, जो बार बार शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सरबराह
ये बात कहते रहें कि हम एक ऐसी माशी पॉलिसी चाहते हैं, समझते हैं जो पाकिस्तान को आगे ले जाए, पाकिस्तान को निकाले। तो ये एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है। आप समझते हैं कि ये चीज़ अगर हो जाए तो पाकिस्तान की डायरेक्शन, माशी पॉलिसी की डायरेक्शन जो है वो बेहतर हो सकती है? फैसल साहब ने बिल्कुल सही कहा, और आपने इंट्रो में जो कहा है कि वक्त आ गया है इस वक्त कि तमाम सियासी जमातें बैठें और इस चीज़ के ऊपर सोचें, क्योंकि हुआ ये है कि हमने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो साइन की थी तमाम जमातों ने मिल के, मगर अब वक्त आ गया कि चार्टर ऑफ इकॉनमी भी एक साइन की जाए और तमाम जात। देखिए, अभी हालिया जो बहरान आया है इसके बाद इसकी शिद्दत से कमी महसूस की जा रही है। इमरान साहब को जब ये एहसास हुआ कि मेरी हुकूमत जा रही है, और उन्होंने जिस तरह एट दैट टाइम 10 रुपये का ये सब्सिडी दी है पेट्रोल पे और 5 रुपये अच्छा, दी है। मालूम था मेरी हुकूमत जा रही है। मैं सर डेफिनेटली ही न्यू अबाउट इट, और इसको इसीलिए हम आज लैंड माइन से तशबीह दी जा रही है कि वो जो लैंड माइन बिछा के गए थे, आप यकीन करें कि इस वक्त सबसे बड़ा दर्द सर जो है ये लैंड माइन्स हैं जो इमरान, उस वक्त उन्हें बढ़ाना चाहिए था फ्यूल। सर उस वक्त बढ़ाना चाहिए था। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त 103 या 104 डॉलर पर बैरल जा रहा था, जो अब 111 के ऊपर इस वक्त आ गया है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने जब ये सब्सिडी दी तो जिससे हमारा IMF का प्रोग्राम था जेपटाइज हो गया, क्योंकि IMF इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देता है कि आप सब्सिडी वगैरह जो है वो बिल्कुल इनकरेज नहीं करेंगे। आज जब नई हुकूमत आई है तो उसको सबसे बड़ी मुश्किलात ये आ रही हैं कि ना सिर्फ वो 10 रुपये जो हैं वो 30 रुपये में कन्वर्ट हो गए हैं। पेट्रोल में इस वक्त सब्सिडी जो है वो 30 रुपये एक आदमी हासिल कर रहा है, और 60 रुपये जो है वो डीज़ल के अंदर इस वक्त हम दे रहे हैं, और हमें 1.5 अरब रुपए पर महीने की सब्सिडी देनी पड़ रही है, जिसका ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो रिच वालों लोगों को जो लैंड क्रूज़र वगैरह चला रहे हैं उनको हो रहा है। आपको एक चीज़ मैं फैसल बताना चाहता हूँ, कुछ अर्से पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और ये एक इनके एम्बेसडर हमारे चाइना के हमारे पास आए, तो काफ़ी देर के बाद मैंने उनसे एक सवाल ये किया, मैंने कहा सर ये बतलाएं कि कोई ऐसा गुर बतलाएं कि आपने इतनी जल्दी चाइना ने तरक्की कैसी की है। तो उन्होंने मुझे इसका जवाब दिया कि कंटिन्यूटी ऑफ हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कंटिन्यूटी ऑफ अवर इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि इर्रिस्पेक्टिव कोई भी आए वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमारी कंटिन्यू रहती हैं। हमारे यहाँ क्या है, मतलब कि जो हुकूमत आती है वो कहती है पहली वाली हुकूमत की जो थी पॉलिसीज बिल्कुल गलत थी। चाइना में तो दूसरी हुकूमत आती नहीं ना, एक ही हुकूमत रहती है, एक ही पॉलिसी रहती है। लेकिन कंटिन्यूटी, मैं भी सवाल यही कर रहा हूँ कंटिन्यूटी कि सब जो है वो एक ही पॉलिसी पे आ जाए, कंटिन्यूटी पे। तो हमारे यहाँ क्या हो कि सर आप जो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जिस तरह भी आप बिहेव करें, मगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर एक दूसरे हुकूमत को आप नुकसान नहीं पहुँचाएं, क्योंकि इसका नुकसान जो होता है वो किसी पार्टी को नहीं होता, इसका किसी शख्सियत को नहीं होता, इसका कौम को नुकसान होता है। इस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बहुत करीब खड़ा हुआ है, क्योंकि मुस्लिम लीग के लिए और शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो कोई डिसीजन लें, और अगर वो 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ प्राइस बढ़ाते हैं तो इससे एक महंगाई का तूफान जो आएगा जो वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। अच्छा, और अगर इसको हम कंटिन्यू रखते हैं तो मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर। बिल्कुल सही बात है। ये बताएं कि क्या हर्डल्स आपको नज़र आते हैं कि अगर सियासी तौर पर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ रज़ा ज़रदारी साहब, बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जो हुकूमत पे इत्तेहादी हैं, जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं, ये एक चार्टर ऑफ इकॉनमी की साइड पर जाएं और PTI को भी इनवाइट करें और आप जैसे माहिरीन को भी इनवाइट करें, कोई फोरम बनाएं और उसमें तजावीज़ लेने के बाद एक पॉलिसी बनाएं, और वो जो एक चार्टर की बात हो रही है और वो पॉलिसी फिर इस तरह से अनाउंसमेंट करें कि ये हमारे लिए 20 साल के लिए, 25 साल के लिए हमारी पॉलिसी, ये कितनी दुश्वार नज़र आती है आपको? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इस चीज़ के लिए राज़ी होंगे, क्योंकि उन्हें सूट कर रहा है इस वक्त। देखिए, इस वक्त अगर प्राइजेस जो हैं हम बढ़ाते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? इमरान खान साहब को हो रहा है। वो बाहर निकल के फ़ौरन ये शुरू कर देंगे कि जी देखिए महंगाई बढ़ गई है, इन्होंने ये किया। उनसे फ़ायदा उनको ज़रूर इसके अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकली उनका हो जाएगा, मगर मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान। तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि बच जाएगा। प्राइजेस जो है पेट्रोल की साइड पर रख के एक नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी हर चीज़ के अंदर। मोदी वाला साहब, एक चीज़ ये है कि हम लोग कहते हैं, एक साथ फरमाने लगे कि हम जो है खाली पाकिस्तानियों की मसनूआत इस्तेमाल करें, बाहर की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, और अगर हम 100 डेज तक इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी मजबूत हो जाएगी, हम बाहर की चीज़ इस्तेमाल ना करें, और वगैरह वगैरह वगैरह।
ये कितना आपको लगता है प्रैक्टिकल है? हम चाय अपनी पी सकते हैं, चॉकलेट अपनी, मतलब चॉकलेट तो चले लग्जरी में आती है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी अशिया जो खाने पीने की, दालें बाहर से आ रही हैं। हम कौन सी ऐसी पाकिस्तानी मसनूआत है जिसको इस्तेमाल करके अपना बिल जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उस डॉलर को बचा सकते हैं, इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं? देखिए, ये 100 दिन की बात नहीं है जो आजकल चल रहा है, वो 150 दिन है। अच्छा, 150 दिन है और उन्होंने लिखा है। तो मैं आपको यही बता रहा था प्रोग्राम से पहले कि ये जो बात है ना, करने में बड़ा आसान है, लेकिन हमारी कोई चीज़ भी इंपोर्टेड किए बगैर, आइदर उसका रॉ मटेरियल या उसकी कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो प्रोडक्ट पाकिस्तानी कहलाती है, सो कॉल्ड। बाहर से कुछ आएगा तो प्रोडक्ट बनाएंगे, चाहे वो गाड़ी के इंजन हो, चाहे वो कॉटन जो बाहर से हम इंपोर्ट करके कपड़ा बनाते हो, चाहे हम कुछ भी करते हैं ना, उसका 99% मैं कह रहा हूं इंपोर्टेड कोई ना कोई उसमें एलिमेंट है। तो ये कहना कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट कर लें, वो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि हम तो वो मुल्क हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसको भी बैन नहीं किया। इंडिया ने 20-20, 30-30 साल बैन रखा था, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट थम्स अप चला दी थी। आप ये सोचे कि हम तो ये भी बैन नहीं कर सक रहे कि जो इतनी ट्रैवल हो रही है, जो अचानक कोविड के बाद जो इतनी ट्रैवलिंग हो रही है, उसके लिए भी तो हमें हार्ड करेंसी चाहिए होगी। आप सोचें कि हज अभी इस वक्त 10 लाख रुपए का है, इसके लिए भी एक्वायर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को रकम, इंटरनेशनल हार्ड करेंसी लेनी होगी। आप सोचे तो सही, ये कितना बड़ा एक वो है। और वो उन्होंने 85,000 का कोटा किया है पाकिस्तान के लिए, हज के लिए। आप मेरी बात समझे, वेयर आई एम गोइंग। अब ये सोचे कि अगर हमारे पास कोई ऐसी एलिमेंट हो, हमारे पास गैस खत्म हो गई है, ठीक है, हमारे पास ऑयल पहले 75% हम इंपोर्ट करते थे, 25% OGDC कहीं ना कहीं से फाइंडिंग्स करती थी, अब हम 90% इंपोर्ट कर रहे हैं। 90% इंपोर्ट का मतलब कि ये जैसे ही ब्रेंट ऑयल जो हम ब्रेंट यूज़ करते हैं, ये अभी आप जो सब्सिडी के साथ कर रहे हैं ना, तो आप समझे कि आप ये दिखा रहे हैं कि ब्रेंट ऑयल अभी $75 है। $111 इधर दिमाग में ही नहीं है लोगों के कि $111 है, हम इधर बेच रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं $75 में। दुनिया की कोई हुकूमत भी ये सब्सिडी नहीं देती। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, सल्तनतें जब होती थी ना, तब भी खजाना जब खाली होता था ना, तो बादशाह कोई रियायत नहीं देता था। आप हिस्ट्री के आप खुद भी माहिर हैं, आप चेक कर लीजिए। वो अपना औरंगजेब जब एडवेंचर पर निकलता था, तो जो डोनर कंपनियां होती थी ना, डोनर कंपनी आप समझ जाए कौन होते थे, वो शहर से गांव भाग जाते थे कि अभी हमसे पैसे मांगने आ जाएगा। तो ये दुनिया का है। IMF को यहाँ हम गालियां दे रहे हैं। आप अभी कह रहे थे, बेग साहब कह रहे थे कि हम कंसिस्टेंट एक पॉलिसी बनाएं। कंसिस्टेंट पॉलिसी बाय डिफॉल्ट बन जाती है। हर हुकूमत को IMF के पास जाना है, हर हुकूमत को किसी ना किसी वे से डोनर ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेने, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वो IMF हो, चाहे सऊदिया हो, चाहे UAE हो, अमेरिका, जाना जरूर, उसके बगैर गुजारा नहीं है ही नहीं। तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी कंसिस्टेंसी हो गई। तो अब ये जो इंपोर्ट बिल है हमारा जी, इसको कौन सी चीजों को हम एड्रेस करेंगे तो वो कम होगा? क्या उस पे क्या पॉलिसी होनी चाहिए? बस आप कोटा लगाएं ऑयल पेट्रोल के कंजम्पशन पर, डीजल के कंजम्पशन पर, दुनिया ने किया है। अच्छा, फिर आप नॉन एसेंशियल के साथ साथ एसेंशियल आइटम्स भी बैन करें, आपको बड़ा ज़रूरी है। 98 में मलेशिया जैसे मुल्क ने किया था, अभी 2010 में चिली ने किया है साउथ अमेरिका में। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अकेले ही हैं, आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा। कोविड के बाद तो बहुत सारे ममालिक की इकोनॉमी हुई है, तो उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई है भाई। आप सोचो कि इंग्लैंड जैसा, UK जैसा 7.5% आपने कभी इन्फ्लेशन सोचा था? 1960 में आप जाओगे तो एक लोफ ऑफ ब्रेड 1 पाउंड की है, तो 1970 में जाओगे तो 1 पाउंड 1 पेंस की हो जाएगी। इतना उधर इन्फ्लेशन कंट्रोल था। अभी 7.5% इन्फ्लेशन उधर चल रहा है। उधर जर्मनी का हाल देखें, और रशिया ने उनको कहा भाई रूबल में लोगे तो हम देंगे। अब मैं कल एक और प्रोग्राम में था, वो उन्होंने कह दिया कि हमें रशिया से ले लेना था। भाई ये सब बातें छोड़ो, अभी तो सब मिल मिलाकर बैठ कर पुरानी बातें छोड़े, अभी की स्ट्रैटेजी बना। आप यकीन करो, उधर पहले जो माशी बहरान श्रीलंका में पहले आया था, उसके बाद सियासी बहरान आया। इधर उल्टा है, इधर सियासी बहरान आया, सियासी बहरान के बाद माशी बहरान कर देंगे। ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि पाकिस्तान में सियासी बहरान ने माशी बहरान खड़ा किया है। आपके ख्याल में हमारे मुल्क के अंदर हमारी इकोनॉमी चल रही है, उसके साथ हमारी ब्लैक इकोनॉमी भी चल रही है। हमारी यहाँ एक ही प्रॉपर्टी की 2-3 कीमतें हैं। हमारे यहाँ लोग भूखे नहीं मरते। जितने बड़े क्राइसिस हैं, लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो श्रीलंका में हुआ है
खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में हो जाए तो बड़ा वो होगा, सियासी जमातें भी डरी हुई हैं, हुकूमत भी डरी हुई है और इदारे भी डरे हुए हैं, ऐसा ना हो। आपके ख्याल में ये जो माशी बहरान है, क्या हम इस साइड पर जा सकते हैं? ये आपको ऐसा नज़र आता है कि लोग बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से उस साइड पर चले जाएंगे, हमारी इकॉनमी और उससे नुकसान होगा उसे? देखिए, अगर हमने इसको प्रॉपर टैकल नहीं किया तो जा सकते हैं हम जिस तरफ श्रीलंका जो गया है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। IMF ने हमसे कहा है कि जब तक आप सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे आप हमारे पास नहीं आए। सऊदी अरब के पास जब हम गए तो उन्होंने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले आप अपने मैटर सेटल करें उनके साथ। चाइना भी डेफिनेटली हमें एंटरटेन नहीं करेगा। इन तमाम हालात में हमारे रिज़र्व जो हैं वो इतने ज़्यादा कम हो गए हैं कि वो 1.5 महीने की भी इंपोर्ट के काबिल नहीं रहे हैं। दूसरी जब डिफॉल्ट जो है वो 4 से 5 हफ्तों के अंदर अगर हमने नहीं संभाला, पॉसिबल है, ऑनेस्टली है। अब आ जाइए, दूसरी सबसे बड़ा है कि इनफ्लो जो था वो रुक गया है टोटल। जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे कि बाहर से, डू यू थिंक कोई इन्वेस्टर आके पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेगा या कोई फर्दर FDI यहाँ पे पाकिस्तान में आएगी, कोई नहीं आ रही। बल्कि एक और नई चीज़ हुई है, हमारा बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हुआ। एक तो रोशन डिजिटल पाकिस्तान में एक वक्त में $4 बिलियन आ गए थे और यूरोप और अमेरिका में कुछ लोगों ने इस तरह के नारे लगाए। कल मेरे पास एक वीडियो आई है, एक साहब खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में आप रेमिटेंसेस भेजना हाफ़ कर दीजिए ताकि हुकूमत के ऊपर पड़े। देखिए, हुकूमत पे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान पे फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। तो क्या हो रहा है कि हमारे जो ज़खायर हैं वो बहुत कम हो गए। जो भी ज़खायर हमारे पास स्टेट बैंक के पास 10 अरब के पड़े हुए हैं, उसके अंदर जनाब 3 बिलियन जो है वो सऊदीया का है, 2 बिलियन जो है UAE का है, कुछ चाइना का है। तो वो तो शोकेस डिपॉजिट्स हैं, सॉफ्ट डिपॉजिट्स हैं, उसको आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। इतनी गंभीर सिचुएशन मैंने कभी नहीं देखी है जितनी। आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्योंकि मैं उनसे डील भी करता हूँ, पाकिस्तान के जो सॉवरन बॉन्ड थे बाहर, वो $100 का बॉन्ड इस वक्त ₹70 के अंदर कोई खरीदने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं खरीद रहा, हाथ नहीं लगा रहे पाकिस्तान। इंटरेस्ट रेट सबसे हाईएस्ट। अच्छा, अब आ जाइए, अभी आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, जुबैर ने भी की। देखिए, दुनिया में इन्फ्लेशन, महंगाई आई है। आई एम नॉट सेइंग 6-7% आ गई है। पाकिस्तान का शुमार उन 4 ममालिक के अंदर होता है जहां दुनिया में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है, जिसमें 2-3 कंट्रीज और हैं और एक टर्की भी है शायद, और एक हम भी उसके अंदर शामिल हो गए हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अमेरिका में एक आदमी सस्टेन कर सकता है महंगाई को, यूरोप में सस्टेन कर सकता है। पाकिस्तान में 30-40 हज़ार रुपए के ऊपर एक आदमी जो एवरेज है वो नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारे हालात ये वही होंगे जिस तरह श्रीलंका के हुए। अब आ जाइए, इसमें हुकूमत को चाहिए कि जी सबसे पहले तो, क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि एक्सपोर्ट्स जो हैं हर महीने हमें 2.5 अरब रुपए का लॉस हो रहा है, हमारा करंट अकाउंट लॉस हो रहा है जो हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा देखिए, हम यहाँ पे पब्लिक को भी कहते हैं कि क्या किसी ने अपने पेट्रोल के अंदर राशनिंग का कुछ वो किया है? 2 कंट्रीज़ के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखी है कि जब उनके पास क्राइसिस आए ज़ुबैर, एक बार मैं ग्रीस के अंदर था तो वहाँ पे एक दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ आती थी और एक दिन 8 नंबर की। जी एथेंस के अंदर, यानी कि वो क्या करते थे कि अगर किसी के घर में 2 गाड़ियाँ हैं तो एक में सब गाड़ी में बैठ के इवन पे जाते थे और दूसरे दिन ऑड, अगर ऑड नज़र आ गई तो उसका चालान हो जाया करता था। इसी स्ट्रेटजी बनाई है हुकूमतों ने। हमने स्टडी कुछ नहीं बनाई। $16 बिलियन की हम इस वक्त पेट्रोलियम अच्छा, सबसे बड़ा सवाल कि ये हम आखिरकार मईशत को संभालने के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो उस प्लान में क्या क्या रखेंगे? इस ब्रेक के बाद पूछते हैं मोतीवाला साहब से भी, बेग साहब से। वेलकम बैक। ये जो बहरान है, माशी बहरान, क्या कभी हम मुस्तकिल बुनियाद पर कोई एक पॉलिसी बना सकते हैं जिसमें तमाम सियासी जमातें बैठी हों, तमाम ऐसे हलके बैठे हों जो एक मरतबा हम दहशतगर्दी को काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान वाले मोड में बैठे थे, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बन गया और उसके बाद दहशतगर्दी का खात्मा हो गया। आज फिर वही टाइम है। अगर कोई ऐसा प्लान चार्टर ऑफ इकॉनमी का बन जाए तो पाकिस्तान को एक सिमत मिलेगी। सब ये बात कह रहे हैं, कौन नहीं करना चाहता, कौन करना चाहता है, एक सवाल ये। दूसरा ये कि इसके अंदर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान क्या होने चाहिए? बेग साहब, क्या हम फर्ज करें हम सब तैयार हैं,
हुकूमत तैयार है, अपोजिशन तैयार है, कौम तैयार है, पाक फौज तैयार है कि हम इस तरफ जाना है, तो आपके ख्याल में हमारे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान क्या हो सकते हैं, क्या होने चाहिए? साहब, आज अगर हम तमाम पार्टीज इस पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर राज़ी हो जाती हैं तो आप यकीन करें कि हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी विद इन ए वीक। इमरान साहब ये कह दें कि जी ठीक है, इस पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि इतने इतने प्राइजेस बढ़ाए जाएं और मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा और उसके डिसीजन के अंदर मैं भी शामिल होऊंगा। आप यकीन करें हम क्राइसिस से निकल आएंगे। जिस क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं, IMF का तो हमारा सिर्फ यही चीज़ है ना, मतलब, मगर डेफिनेटली वो कभी इस चीज़ को नहीं करें, क्योंकि हर आदमी जब अपोजिशन में होता है तो उसको सोचता है कि मैं किस तरह इसको इनकैश करूँ इस चीज़ को। ही इज़ वेटिंग कि किस वक्त प्रेजेंट हुकूमत ये प्राइस को मतलब वो करती है और फिर मैं उसको इनकैश करूँ। तो ये दूसरी बात यह है कि हमें बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार इसकी महसूस हुआ है बहुत ज़्यादा कि हमने दुश्मनियाँ करके इकोनॉमी के साथ मजाक खेला, मुल्क के साथ हमने मजाक किया और अब इकोनॉमी देखिए, कल को अगर इलेक्शंस के बाद अगर वो आ भी जाते हैं तो वो इकोनॉमी को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो रवैया उनका इस वक्त है वही रवैया अपोजिशन का उनके साथ होगा। तो शॉर्ट टर्म प्लान क्या बनाया जाए और फिर मिड टर्म प्लान क्या? हम अगर 20 साल की कोई प्लानिंग सोच रहे हैं तो क्या करें? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो हमारी ये है कि हमें किसी तरीके से अपनी इंपोर्ट में कमी करनी है। हम अपनी चादर से ज़्यादा जो है ना पैर फैला रहे हैं फसल। हाँ, अब मैं आपको बतलाऊं, और इसके लिए लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी कौम को। क्या मैंने ये किया कि अगर दिन में मैं 4 कप चाय पीता हूँ तो मैंने ऐसे किया कि 2 कप शुरू कर दी कि जी कुछ जो चाय के बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। क्या मैंने गैसोलीन के अंदर कोई इसके अंदर राशनिंग की है? इसके अंदर कुछ हमने नहीं की है। ईडेबल ऑयल देख लीजिए आप, जहाँ के घरों में जाएँ ज़ाया हो रहा है। तो जब तक हम इसके लिए हुकूमत को ये चाहिए कि एक तो जो चीज़ अब इस वक्त भी बाहर की आइसक्रीम, मेरे एक दोस्त हैं, ही इज़ द एजेंट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइसक्रीम ऑफ द स्विट्ज़रलैंड जो यहाँ पे आ रही है। कैन यू इमेजिन? मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर आ रही है इस वक्त और लोग खा रहे हैं उसको। इसी तरह बाहर के फ्रूट मैंने खुद देखे हैं, बाहर की योगर्ट्स मैंने देखे हैं, बाहर के जूसेस, बाहर के चॉकलेट्स। हमें ये चाहिए कि सबसे पहले ये लग्जरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर हम लग्जरी खत्म कर दें। एज ए कौम जो है हम सादगी अपनाएं। हाँ, और आपने तो बहुत ही जबरदस्त बात की कि 4 कप पी रहे हैं तो 2 कप पिए, 2 कप पी लें। जफर भाई आप क्या कहेंगे शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर क्या क्या डालें? एक तो बहुत जबरदस्त बात की बेग साहब ने कि भाई आइसक्रीम, चॉकलेट्स, चाय, ये घी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी सादगी अपना कम इस्तेमाल करें। देखिए, ये मैंने ये कहा ना कि नॉन एसेंशियल ये सब है, नॉन एसेंशियल। आप यकीन करो, किसी लेडी को फ्लावर्स देते हैं तो फ्लावर्स इंपोर्टेड आ रहे हैं अभी तक फ्लावर्स इंपोर्टेड आ रहे हैं। हम कहते हैं उनको भाई टोटल पाकिस्तानी फ्लावर्स का सब बनेगा नहीं। ऐसी हम मुल्क है जी जो ये चीजें मामूली मतलब फूल भी हमारे पास अच्छा नहीं है। फूल भी उसके अंदर हमको हॉलैंड का कोई फूल मिलाओगे तो आपका बुके अच्छा बनेगा। ये हाल है हमारा। दूसरी बात, इस पर भी आप कह रहे हैं पाबंदी लगाएं, इस पर सब पर पाबंदी लगाएं। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि जो चीजें हम लोगों ने ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। आगे नहीं। दूसरा, आपको FATF चाहे कुछ भी कहे, आप ब्लैक मनी को खोल दो पूरे ब्लैक मनी को। अरे इसलिए खोल दो कि आप अपनी इकोनॉमी को रियलिस्टिकली देखो। 90% आपकी इकोनॉमी जो है ना ब्लैक पर है। पहले आप ये लोग एडमिट करें, पहले राइटिंग ऑन द वॉल देखें। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहां ले जा रहा हूं? नहीं, आपने बहुत बड़ी बात की कि FATF बेशक हम ग्रे लिस्ट पे पड़े रहो, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर ब्लैक इकोनॉमी खोल दें, क्योंकि आपकी इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। आपकी वाइट है ही नहीं इकोनॉमी। आप ये पहले रियलाइज तो करें ना, फैक्ट्स की तरफ जाएं। आप है ना, हमेशा मैं आपके प्रोग्रामों में इन्फ्लेशन की बात हुई, एक साहब ने कहा इन्फ्लेशन में आपके प्रोग्रामों में जब भी 15% कहता था आप लोग सब हंसते थे। ठीक है, अब आप ब्लैक इकोनॉमी आपके ये मान जाएं कि आपकी 75-80% ब्लैक इकोनॉमी है। मैं इंडिया की तरह वाइट नहीं है जो 1947 से वाइट है वो। हाँ। उसको ऐसी इकोनॉमी की डाउनफॉल आती है ना तो उनकी वाइट इकोनॉमी संभाल लेती है। हमारी वाइट इकोनॉमी है ही 10%। आप देख रहे हैं लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है। मैं आपको बहुत सीरियस नोट। अच्छा, चलिए मुझे जरा एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक इकोनॉमी से आपके क्या मुराद है, क्या चीजें हैं? आप कह रहे हैं 10% हमारी पाकिस्तान की व्हाइट इकोनॉमी है, 70-80% पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी। क्या जो भी टैक्स नहीं हुई रकम है ना वो ब्लैक इकोनॉमी। जो टैक्स नहीं हुई, आप एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा सके नहीं लगा सके ना, तो वो इकोनॉमी ब्लैक में जाएगी ना कि व्हाइट में आएगी। हमें नहीं पता ना कि वो आदमी कौन है, वो जमींदार कौन है, नहीं पता है। आपने बेनामी अकाउंट, बेनामी जमीन, बेनामी गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन वालों को एमनेस्टी दे दी, आपको देनी पड़ी
क्योंकि कोई है ही नहीं। आपने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने कहा कि 3 टाइप की तो आपकी इकोनॉमी में प्रॉपर्टी की वैल्यू है, हाँ 3 किस्म की वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये अब इसको अब बोलना पड़ेगा, आपको हर चैनल पर बोलना पड़ेगा कि भाई ब्लैक इकोनॉमी है तो ब्लैक इकोनॉमी को चलने दो। तो शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर आप कह रहे हैं ब्लैक इकोनॉमी को ऑन कर दें और ये सब नॉन एसेंशियल के साथ साथ एसेंशियल आइटम। अच्छा चलें, अभी आ गई शॉर्ट टर्म में, आप फौरी तौर पर ये इकदाम करें। बेग साहब, मिड टर्म में क्या करें? 5 साल के लिए हमारे पास क्या पॉलिसी होनी चाहिए? ये शॉर्ट टर्म वाली चीजें, एक्सटेंशन, इनको आगे ले जाया जाए, और कौन कौन सी चीजें, एक्सपोर्ट की कौन कौन सी चीजें जिसके ऊपर हम इकदाम करने चाहिए? बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट फिगर है वैसे इस दौर के अंदर। फैसल, थोड़ा सा मैं ज़ुबैर साहब को एक जगह करूँगा। एमनेस्टी अब हमारे हाथ में नहीं है कि हम जब चाहे हुकूमत एमनेस्टी दे दे अपने लोगों को, क्योंकि FATF से हमें इजाज़त लेनी पड़ती है, IMF से इजाज़त लेनी पड़ती है। वो तो कह रहे हैं उनको मानो, पूछो ही नहीं, इनका तो फॉर्मूला ये है कि नहीं फिर हम को पूछो नहीं, ब्लैक इकोनॉमी को वो हमें ब्लैक में डाल देंगे। हम ऑलरेडी ग्रे के अंदर इस वक्त बड़े मुश्किल से हाथ पांव जोड़ के उनके साथ चल रहे हैं। अब आ जाइए कि जैसे एक बार तो हमने कहा कि 100% मार्जिन बैंक ले जब कोई लेटर ऑफ क्रेडिट खोल रहा है। इससे क्या होगा कि हमारी इंपोर्ट जो है वो थोड़ी सी इसके अंदर कमी आएगी। दूसरी बात, हम जो गलतियां कर रहे हैं ना, हमारी टोटल एक्सपोर्ट $30 बिलियन से ज़्यादा नहीं है, जिसमें से इस लास्ट ईयर हमने $2 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट की है। अब आ जाइए, इंडिया का एक प्रोडक्ट IT $150 बिलियन IT बहुत काम किया। अच्छा, फिलिपाइन के अंदर $40 बिलियन की IT की एक्सपोर्ट्स हुई है। हमारे यहाँ क्या 2 बिलियन पे हम बैठे हैं। देखिए, उसमें ना आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है ना कुछ है, मगर हमारे लड़के जो निकल रहे हैं, ये यूथ हैं हमारे, उनको आप ट्रेंड करें, ट्रेंड करने के बाद उनको इसमें डालें। इस वक्त क्या हो रहा है कि अगर कोई आदमी IT का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो रेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी अपनी खुद बिल्डिंग है, उसके अंदर आते हैं, वो कहते हैं हमारे हमें जगह चाहिए, बट हम खरीद तो नहीं सकते। हुकूमत को चाहिए कि IT पार्क्स बना दें और बोले जी हम फ्री आपको देंगे, मगर आप कितनी एक्सपोर्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म में हमें अगर कोई हाँ वो कर सकता, IT हमें सेव करेगी। देखिए, हमें टेक्सटाइल नहीं करेगा, टेक्सटाइल वाले हमसे मरात लेते रहेंगे, कंस्ट्रक्शन वाला हमसे मरात लेते रहेंगे। अगर यही अमाउंट हम डाल दें IT के शोबे के लिए, प्लान है, आप यकीन करें कि 150 को मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं 30 बिलियन नहीं इंपोर्ट कर सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता IT की। IT विल सेव अस। और हमारे पास यूथ हैं, हमारे पास ये जो हुकूमत है अगर IT पार्क्स बनाती है, ज़मीनें हमारे में बेजवाब पड़ी हुई हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी दें, उनको दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करें, वहीं पे वो रहें, वहीं पे वो काम करें। इसमें ये जो पिछले 2-3 साल है, इसमें काफ़ी काम हुआ है कि सर मगर अभी भी 2 बिलियन फोर्थ इंडस्ट्रियल नहीं, हम तो 1 बिलियन पे भी नहीं थे, हम 2.75 पे खड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, 5G, वेब असेंबलिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस सब्जेक्ट के अंदर काम हुआ है, हो रहा है और होना चाहिए, जैसा आप फरमा रहे हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर, जो आपने तजवीज़ दी, अगर प्राइम मिनिस्टर शॉर्ट टर्म मिड टर्म प्लान के अंदर ये पूरे पाकिस्तान के अंदर खोल दें, क्योंकि मैं तो इस चीज़ों को बहुत करीब से देखता हूं कि इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि $100 ट्रिलियन का इस वक्त काम है डेटा माइनिंग के अंदर और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। तो इससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, इससे पहले वाले डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे थे $13 ट्रिलियन का काम है 2030 तक। तो ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत जबरदस्त है जिस तरह बेग साहब कह रहे हैं, लेकिन हमें और ज्यादा खुलकर इस साइड पर आने की जरूरत है। देखें फैसल, परवेज मुशर्रफ के टाइम से ये बात शुरू हो गई थी, फिर बिल गेट्स भी कितनी मरतबा यहाँ आया। ये भी बातें हुई थी कि मकरान कोस्ट पर ऐसे सिटीज़ बनाए जाए जहाँ पर वो बच्चे ट्रेन भी हों और वहाँ से करें। परवेज मुशर्रफ ने तो एक तकरीर में बोल दिया था कि हमारा तो एक्सेंट भी अच्छा है, जो ये भी उस जमाने में सबमरीन केबल हमें मिला। डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने बहुत काम किया, नई मिनिस्ट्री बनी। अब डॉक्टर अताउर रहमान साहब से कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये देखिए, ये हाल है। हाँ, उधर आप दूसरी तरफ देखें, टास्क फोर्स में उसको ला के लेकर उसके। अब मुज़म्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या ये कभी पॉसिबल होगा पाकिस्तान में कि जिस तरह से दहशतगर्दी को काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, इसी तर्ज के ऊपर कोई चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमी का, मईशत का कोई प्लान बनाए, वो 5 साल, 10 साल, 20 साल तक हो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान हो, और ये जहन से निकाल दे कि PTI कौन है, मुस्लिम लीग नून कौन है, पीपल्स पार्टी कौन है, MQM कौन है, हम एक नेशनल पॉलिसी के तहत आगे जाएं। अगर ऐसा है, अगर ये पॉसिबल है, तो आपके ख्याल में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए? फैसल भाई, शुक्रिया। आपने जो सजेशन दी है वो कि बिल्कुल काबिल गौर और काबिल अमल है।
आपको याद होगा जब हम भी छोटे होते थे, आपने भी शायद माशरती उलूम और पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ी हो ये बात कि 5 ईयर प्लान बनता था मईशत का, ठीक है, वो 1980 से 1985, 85 से 90, वो 5 ईयर प्लान होता था, वो एक इकोनॉमिक डायरेक्शन दे देता था और उसमें जो है हदफ भी डिसाइड किए जाते थे और किस तरीके से आगे बढ़ना है वो भी डिसाइड किया जाता था। ये हमने देखा कि जब से ये जो हमारे मुल्क में जमहूरी हुकूमत है तो उन्होंने जो है ये फाइनेंशियल वो जो है अपने सियासत के हिसाब से इस्तेमाल किया, डेवलपमेंट फंड देकर, सब्सिडीज देकर, जी कभी क्या करके बजट को ऐसे बनाए गए जैसे उससे जो है मुल्क का नुकसान हुआ। इसी की कड़ी जो है वो आगे जाके जो 18वीं तरमीम में 7th NFC अवार्ड हुआ। आप तारीख उठा लें, किसी मतलब गैर सियासी माशी एक्सपर्ट को बिठा लें और वो आपको बताएगा कि जिस दिन से ये पाकिस्तान में बजट क्योंकि ये देखें कि जब हुकूमत टैक्स लगाती है तो पूरी आवाम पे बोझ पड़ता है उसका, और जब वो लगाने के बाद हुकूमत को मिलता है तो उसका 58.5% सूबों को मुंतकिल हो जाता है, और जब सूबों को मुंतकिल हो जाता है तो सूबे फिर उसको जो है गैर जरूरी अखराजात और तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। आपको मिसाल देता हूँ, इस साल ये जो अभी चल रहा है माली साल, पिछले साल के मुकाबले में 700 अरब रुपए को इजाफी जाए जो प्रतिशत आमदनी का उनसे। सॉरी क्या बताया आपने, फिगर क्या बताया? 700 क्या, आवाज आपकी कट गई थी, माफी चाहता हूँ, मुझे 700 अरब रुपए इजाफी जाएंगे सूबों को वफाक से इस साल। जो वफाक ने तकरीबन 1100-1200 अरब रुपए जो टैक्स इजाफी कमाया, उसमें से 700 अरब जो है सीधा सूबों को चले गए। अब आप मुझे बता दें, आप सिंध शहर में बैठे हैं, आपको महसूस किया कि इनको जो इजाफी हुआ आप पे खर्च हुआ है या आप सूबे की आवाम पे खर्च हुआ है? एक तो सिंध उसका 63% अपने ही एम्प्लॉयज की तनख्वाहें बढ़ा दी, 63%। तो वो उधर टैक्स लगा, आवाम को लगा, इधर जो है तनख्वाह बढ़ा दी। आज जो सूबों की हुकूमतों के मुलाजमों की तनख्वाहें हैं वो वफाकी हुकूमत से कहीं ज्यादा है। ये आते हैं, तनख्वाह बढ़ा देते हैं, वोट बैंक के चक्कर में उसको जाया कर देते हैं। तो जब तक हम जो है सियासत को मईशत से अलग नहीं करेंगे, 5 ईयर प्लान नहीं बनाएंगे, सूबों को खुद मुख्तारी की बहुत शौक है, तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अपनी फाइनेंस, ये जो है ये चीज बहुत अहम है और इसी का नाम होगा मिसाक जमहूरियत। अगर इस पे ये नहीं बैठ के ये फैसला करेंगे, इस मुल्क में आप दुनिया का कामयाब तरीन आदमी ला के बिठा दें, इस मुल्क के बजट को बैलेंस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि रुकावटें दूर करने के लिए तो मैं बात कर रहा हूं, अगर सियासी जमातें सब एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाती हैं, मेरा सवाल यही था कि अगर सियासी जमातें बैठ जाती हैं, जिस तरह से हमने दहशतगर्दी के खिलाफ स्टेप्स लिए और सारी सियासी जमातें बैठ गईं और उसके बाद हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। आज जो मामला है वो हमें थोड़ा सा यही पॉइंट सामने है कि हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान में अगर हम बैठ जाते हैं सब साथ, तो आपके ख्याल में होना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में? अगर 20 साल का प्लान आप बनाएं, आप बोले भाई मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, PTI सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं, ये हमारा प्लान है और हम इस प्लान के तहत पाकिस्तान को माशी तौर पर जो है वो इस बहरान से निकाल देंगे, वो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये जो इस मुल्क की पॉलिसी का जब भी बेड़ा गर्क हुआ है ना, वो सूबाई नंबर 1। पहले आप जो है इसको वफाक की नजर से बनाएंगे। नंबर 2, इस मुल्क में हर आमदनी टैक्स हो, चाहे वो ज़राअत की हो, चाहे वो टीचर की हो, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे वो वकील की हो, यहाँ पे टैक्स लगा देते हैं कंजम्पशन पे, यानी कि जो चीज आप खरीदारी करने जाते हैं उस पर टैक्स लगा देते हैं। तो अमीर और गरीब एक बराबर टैक्स दे रहे हैं, दोनों की आमदनी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये आपको करना पड़ेगा, चीज को टैक्स करें, हर चीज को टैक्स करें। उसके बाद जो पैसे जब आपके पास इजाफी हो, उसके बाद आप टारगेट कर दें। नंबर 1, हर चीज इनकम टैक्स हो, कंजम्पशन पे टैक्स हो, फिर उसके बाद साथी हो, फिर उसके बाद मुल्क के मफाद में यानी कि डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो एक डैम बनाना है तो वो अगर कोई इलाका खुश्क हो रहा है तो उसके बदले उनको आप रीलोकेट कर रहे हैं, आप उसके चक्कर में मुल्क की बिजली जो
₹4 या ₹3 की बिजली बननी है, वहां हम ₹32, ₹35, ₹40 की बिजली बना रहे हैं और इंपोर्टेड ईंधन पे बना रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे मुल्क में एक सिंपल सी बात हो जाए कि जितना हम कमाएंगे उतना ही हमें दरामद की इजाजत होगी, उसके अलावा नहीं होगी। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि जी हम कमा 100 रहे हैं और 300 का बाहर से माल मंगा रहे हैं। ये श्रीलंका में यही हुआ, उन्होंने अपनी कौम को वोट लेने के लिए उनको लेजी कर दिया और उनको जो है मुराद देना शुरू कर दी। अभी आप ये देख ले, ये हुकूमत आए या कोई और हुकूमत आए, सबसे पहले उनका टारगेट ही होता है कि जी वोट प्रोग्राम लगा दो, अच्छा वो मिले ना मिले, इस तरीके से। फिर बहुत से आपको पता है शहरों में आज भी बिजली फ्री दी जाती है, जहां पे जंग हो रही है, ये हो रही है, उनका इनकम टैक्स फ्री कर दिया। अच्छा, वहां के जो बड़े बड़े लोग हैं उसका फायदा उठाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, घी की। वजीरिस्तान में जंग थी, इन्होंने किया कि जो घी की मिल वजीरिस्तान में लगाएगा उसको टैक्स मुराद नहीं लगेंगी। क्या किया, जो कराची लाहौर के बड़े सरमायाकार, उन्होंने अपने कारखाने वहां ले गए और वहां से टैक्स चोरी करना शुरू कर दिया। तो वजीरिस्तान की आवाम को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अब वो वहां पे बनाकर इधर स्मगल करते मुल्क, जो वजीरिस्तान और उस इलाके से बाहर घी नहीं जाना चाहिए, पूरे मुल्क में सप्लाई हो रहा है। तो ये जब तक पॉलिसीज हम जो है ना महरूमियत और ये जो हम एक मजलूमियत और उसके कवर में जो गरीब आदमी के कवर में जो हम चीजें कर जाते हैं, वो निहायत ही नुकसानदेह है। चले, आपका पॉइंट आया, बहुत जबरदस्त आपने। बेग साहब, बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं, मुस्लिम लीग नून इन तजावीज़ को आगे बढ़ाएगी। देखिए फैसल, एक चीज़ को मैं सेकंड करूंगा कि इस वक्त देखिए 2013 के अंदर हमारी जो 2000 अरब की टोटल कलेक्शन थी रेवेन्यू की, तो पाई हमारी एक छोटी थी। जब मियां नवाज शरीफ साहब गए तो 4000 अरब की वो पाई हो गई, यानी कि 4000 अरब का 58% सूबों को दे रहे हैं। अब वो पहुंच गई 6000 अरब। 6000। अब 6000 अरब का भी आप कितना, ये 58% आप दे रहे हैं। तो सूबों के पास इतना बड़ा अमाउंट आ रहा है और वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। ऑन द अदर हैंड हमारी जो फेडरल हुकूमत है उसके पास रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि अब पाई हमारी बड़ी हो गई है। मेरे ख्याल है कि ये जो परसेंटेज जो 58 पे पहुंची हुई है बहुत ज़्यादा है, उसको हम थोड़ा सा सूबों को कम पैसा दें। हाँ, थोड़ा सा वफाक अपने पास रखें, वफाक अपने पास रखें। क्योंकि देखिए मंसूबे जो होते हैं ना, जितने भी PSDP जो है सबसे बड़ा एक रेवेन्यू होता है जिस पर खर्चा करें, हम डैम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके पास उधर पैसे ही नहीं है कोई डैम शैम बनाने के। जफर भाई, आप क्या कहेंगे? क्या आप एग्री करेंगे मुजम्मिल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुजम्मिल से मुझे एग्री करना पड़ेगा, लेकिन एक बात इन्होंने नोट करी ये जो है अपना खुद ये अगर सजेशन दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ बिजनेसमैन में एक जोक था पहले कि एक सुनती नहीं है और एक समझता नहीं है। अब जोक चल रहा है कि एक मानता नहीं है और एक समझता नहीं है। अब अगर ये मना ले अपने बॉसेस को कि भाई बैठकर हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो बात आगे चलेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने आपको कहा ब्लैक मनी को खोल दो, वही इन्होंने बात की कि भाई टैक्स के साथ अगर वो ब्लैक है तो या तो उस पर टैक्स लगा कर आप उसको सही करो, या फिर आप ब्लैक को खोलो। ये जो FATF की बात है वो ये है कि हमको ऐसे सख्त वर्ड बोलने पड़ेंगे तभी ये टैक्स के ब्रैकेट के अंदर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अच्छा, तीसरी बात, आखिरी बात कि हमें ये जो बातें करते हैं कि सूबों के सबसे बड़ा स्कैंडल आप देखिए कि लाड़काना में 90 अरब रुपए का था, जो जज ने कहा कि डाइन भी, आपको याद है वो स्टेटमेंट, वो सुनकर हम डर गए थे कि लाड़काना के अंदर 90 अरब रुपए लगे हैं। आपको याद है? सखर में लगे 700 अरब रुपए। वजीर ट्रांसपोर्ट अमित शाह ने लाइव कहा कि 1000 अरब रुपए नहीं लगाए, 700 अरब रुपए लगे। और ये जो साफ पीने का वजीरिस्तान की बात कर रहे हैं, पहले गदून में ऐसा हुआ, हरनाई में हमने करने की ये एग्जांपल्स कोशिश की। और जो हम IT की बात कर रहे हैं, उधर बाबू नायडू बैठा था साउथ इंडिया में, जिसने ये IT का रेवोल्यूशन लेकर आया। यहाँ कौन सा बाबू नायडू है? बाबू नहीं मिल रहा। अच्छा मुजम्मिल साहब, अब आप बताएं कि दोनों कमेंट आपने सुने, क्या आपकी लीडरशिप तैयार है चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी के लिए, इस प्लान के लिए कि हम पाकिस्तान में एक नेशनल इकोनॉमिक प्लान लेकर आए? आपकी लीडरशिप तैयार है? बिल्कुल, देखें जी, हम तैयार भी हैं और एक हम सारों के लिए एक सबक है। आज से 2 महीने पहले तक हमने जो है 14 दफा पेट्रोल की जब प्राइस बढ़ाई तो हर दफा पूरी ऑपोजिशन आई, पेट्रोल पंप मार दिया। और फिर जब हमने 10 रुपए कम किए, उन्होंने कहा बारूदी लगा दी। ठीक है, ये सबके लिए सबक है कि ये जो है घूम के आपके पास भी आ जाएगा। पाकिस्तान में इक्तदार किसी का जो है ना परमानेंट नहीं है। 2 साल इसके पास, 3 साल उसके पास, 6 महीने उसके पास। इससे जो है निकल जाए और हम असूल तय कर लें, असूल तय हर चीज के, कि ये असूल है इसका।
बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत Policy शुक्रिया, अपनी बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया असूल मुज़फ़्फ़र असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मोती साहब। अब मामला ये है कि पाकिस्तान में सारी एक साथ बैठकर अगर इस बात पे बैठ जाती हैं, तैयार हो जाती हैं कि पाकिस्तान में इकॉनमी की एक नेशनल एक्शन प्लान बना लिया जाए और उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, तो शायद पाकिस्तान का हमेशा के लिए मईशत का जो बहरान है उसका खात्मा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ये दिन देखेंगे, क्या ऐसा मुमकिन होगा? इंशाअल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान में ये दिन आए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।